Bismillahirrahmanirrahim. In the last session, we have discussed the core concepts of accounting and finance. और उसके अंदर हमने देखा था जनरल एंट्री से लेके लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स. और we had discussed what is the nature of assets, liabilities, honor equity, expenses and revenues. कि कौन कौन सी आइटम्स की जो नेचर है वो डेबिट है और कौन सी आइटम्स की नेचर वो क्रेडिट है. और हमने एक ओवरव्यू लिया था कि अकाउंटिंग किस तरह होती है और उसके कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, गैप कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं. और अब आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मूव फॉरवर्ड करेंगे और हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट. We will stick to these two statements. ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट के ऊपर भी हम एक छोटा सा सेशन करेंगे और उसके अलावा एक स्टेटमेंट और रह जाएगी, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है जो कि जिसके ऊपर भी हम एक छोटा सा सेशन करेंगे. लेकिन मोस्टली जो हमारे यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, they rely on income statement and balance sheet. We will just go through these two statements. और इन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करने से पहले लेट मी शो यू अ फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. ये एक इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास, एक एग्जांपल जिसमें सबसे पहले रेवेन्यू है. रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है. ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू लुक, आपको नजर आएगा कि हमारे पास 2 सालों की इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, 2011 एंड 2012. और इनकम स्टेटमेंट में ये जस्ट हमें सामने कुछ फिगर्स नजर आ रही हैं. सेल्स रेवेन्यू की फिगर है 2011 के अंदर 2567 और it has increased in 2012 that up to 3074. इसी हिसाब से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखें तो 2011 में 1711 थे और 2012 में 2088 ये बढ़ के हो गए हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. और इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट में भी चेंजेस आई हैं और 856 से बढ़कर 986 हो गया है 2012 के अंदर. तो ये दो कंपैरिजन के लिए हमारे पास 2 साल की इनकम स्टेटमेंट मौजूद है. और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमारे सामने है. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट. उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करें और तो तमाम के तमाम जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए तो we got operating profit that is 418 and 303. तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारे पास तो so we were having a look on income statement. जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स माइनस करते हैं तो हमारे पास तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ जाते हैं. इसमें से फिर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करेंगे, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ जाएगा. फिर जब हम टैक्सेस लेस करेंगे तो हम हमारे पास नेट प्रॉफिट्स निकल के आ जाएंगे जो कि 2011 के अंदर हमारे पास 148 थे और 2012 के अंदर 231 की फिगर थी. इसमें से लेस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स, ये वो डिविडेंड है या वो प्रॉफिट है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के अंदर. और ये इसको लेस करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स. दिस अर्निंग डायरेक्टली गोज टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑनर्स, यानी कि ऑनर इक्विटी को बढ़ा देता है. और नेक्स्ट वी हैव अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर. ये दोनों सालों की हमारे पास निकाल के दी हुई है. अच्छा जी, ये
अगर हम 1 साल की स्टेटमेंट देखें और जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें कुछ फिगर्स नज़र आती हैं। जब हमें फिगर्स नज़र आती हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि वी मेक सेंस आउट ऑफ इट। इन इन फिगर्स से हम लोग कोई सेंस बनाएं कि ये फिगर्स हमें बता क्या रही हैं। एक शार्प आदमी जो कि इन फिगर्स को देखेगा, ही विल डेफिनेटली नो, अगर उसके पास नॉलेज है अकाउंटिंग और फाइनेंस का, और वो थोड़ी देर बाद ही फिगर से आइडिया लगा लेगा कि कंपनी इज इन अ गुड कंडीशन और कंपनी इज इन अ बैड कंडीशन। तो एक थोड़े से पहले एक मूवी मैंने देखी थी, अमेरिका की अमेरिकन मूवी थी, जिसमें द गाय टुक सम सॉर्ट ऑफ ड्रग। वो ड्रग लेता है, उसका दिमाग काम करने लग जाता है और बड़े तेजी से काम करता है। तो वो फिर किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच होता है जो कि कंपनीज में यानी कि शेयर स्टॉक एक्सचेंज से उसका ताल्लुक होता है, तो ट्रेडिंग स्टॉक्स की करते हैं। तो जब वो फिगर्स को देखता है तो वो अपने पहले के जो उसने तालीम हासिल की होती है या तजर्बे के सूरत, उसका दिमाग जब बड़ी तेजी से काम करता है तो वो उन फिगर्स से मतलब निकालना शुरू कर देता है, और जो कैलकुलेशंस करके जो वो जवाब देता है तो दे वर सो एक्यूरेट कि उसके ऊपर वो दूसरा शख्स जिसके पास वो काम करता था, वो ही टुक डिसीजन ऑफ बाइंग और नॉट बाइंग दोज कंपनीज, और उसी डिसीजंस के ऊपर दे मेड मिलियंस इन मनी। तो मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिसीजंस हैं जो कि यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मोस्टली ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं who want to invest in this company। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको ये स्टॉक एक्सचेंज से भी मिल सकती हैं, तो जब ये एंड ऑफ द ईयर पब्लिश होती हैं तो फाइनेंशियल जो सॉरी एक्सटर्नल यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और उसके बाद इन फिगर्स का मतलब निकालते हैं कि इन फिगर्स से मुराद क्या है, कंपनी की कंडीशन क्या है। जब वो कंपनी की कंडीशन देखते हैं तो फिर दे टेंड टू मेक डिसीजंस ऑन बेस्ड ऑन दीज फिगर्स। अच्छा, अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, ये 2011 और 2012 की हमारे सामने बनी हुई है। सिंपली जो एक लेमैन के जहन में भी आइडिया आएगा, जो देख रहा है, वो इन दोनों फिगर्स को दो सालों को आपस में कंपेयर कर सकता है। इन 2 सालों को कैसे कंपेयर करेगा? वो पहले देखेगा कि सेल्स रेवेन्यू 2011 में कितना था, 2012 में कितना है, और उसके बाद उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2011 में कितनी थी और 2012 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। अब हमें नजर आ रहा है कि 2011 के अंदर फिगर्स छोटी थी और 2012 में फिगर्स इंक्रीज कर गई, बढ़ गई, और 2011 के अंदर हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट थी वो कम थी और 2012 में हमने ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा की है। इसी तरीके से आगे चलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब जो हमें एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं वो डिफरेंट हेड्स के अंदर नजर आ रहे हैं। पहले हम देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस देखते हैं तो 2011 में कम थे, लेकिन 2012 में ये बढ़ने के बजाय कम हो गए हैं। ये 108 से 100 पे आए हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस हमने डिक्रीज की हैं। उसी हिसाब से अगर हम जनरल एक्सपेंसेस देखेंगे तो जनरल एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। लीज का एक्सपेंस तो हमें पता है कि सेम होता है दोनों सालों का। ये दिस इज एक्सपेंस विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, और ये फिक्स्ड कॉस्ट की तरह हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट हमें देनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमारे 1 साल के अंदर इंक्रीज किए हैं, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारा थोड़ा इंक्रीज किया। इसका मतलब है शायद हमने कुछ लोन लिया है जिसकी वजह से इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ गई है। और जो नेट प्रॉफिट्स आए हैं वो दैट हैव इंक्रीज फ्रॉम 2011 to in 2012 they have increased around about 120 $13। ठीक है, 212 से 325 के दरमियान में डिफरेंस कितना है जी? असल में ये तमाम फिगर्स सिंपल ये 3 फिगर्स में नहीं है, ये राउंडेड फिगर्स हैं जो कि 000 राउंड किया हुआ है इसमें। और ईबीआईटी निकल के आई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपके पास, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की सूरत में, और उसके बाद तमाम आपने इंटरेस्ट और टैक्सेस की अमाउंट लेस की। अच्छा, इस इनकम स्टेटमेंट से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, अब सबसे पहले रॉ इंफॉर्मेशन जो आई है वो हमें ये आई है कि कंपनी इज इन प्रॉफिट्स, और इसका प्रॉफिट
2011 में कम था, 2012 में बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी इज अर्निंग रेगुलर प्रॉफिट और उसके प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज भी हो रहा है। ये तो हो गई फर्स्ट आपकी जजमेंट। फर्स्ट जजमेंट देखिए आपने, और आपने ये पास कर दी, इसको राइट डाउन कर लिया कि जनाब ये कंपनी प्रॉफिट में थी पिछले साल भी, और इस साल इसका प्रॉफिट पिछले साल से बढ़ गया है, तो कंपनी इज डूइंग वेल, डूइंग गुड। ठीक है जी। सेकंड जो आपको इसमें इंफॉर्मेशन ये आई कि आपके सेल्स रेवेन्यू देखेंगे कि आपने कितने परसेंट इंक्रीज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी परसेंटेज इंक्रीज की है। देखने में तो ये सिर्फ फिगर्स हैं, लेकिन हमने जब इसके अंदर सेंस बनाना शुरू करना है, क्योंकि व्हाट वी आर, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। वी मस्ट नो हाउ टू एनालाइज ऑल ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल द फिगर्स इन इट। देखिए जी, अगर मैं किसी गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी बंद है, तो सबसे पहले मेरे सामने क्या नजर आएगा? मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ, तो जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, सबसे पहले मेरे सामने गाड़ी का मीटर नजर आएगा मुझे। तो आरपीएम मीटर सेपरेट है, स्पीड मीटर अलग है, फ्यूल की गेजेस अलग है उसके ऊपर, और कोल्ड एंड हॉट की गेज अलग है। तो जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा और उसको रोड पे डालूंगा, तो मुझे अपनी स्पीड का आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज है कि वो फिगर्स तो लिखी हुई है स्पीडोमीटर के ऊपर, तो सेंस मैंने खुद बनानी है कि मुझे कितनी स्पीड में शहर के अंदर रखना है, चलानी है गाड़ी कि मेरा चलान ना हो, कितनी स्पीड में मुझे मोटरवे पे चलानी है कि मेरा नुकसान ना हो, मुझे चलान ना देना पड़ जाए, और मुझे ब्रेक कितनी दूर रह के लगानी है। ये मुझे स्पीड के ऊपर जो फिगर्स आ रही हैं, स्पीडोमीटर मुझे शो करवा रहा है कि मैं इस स्पीड पे जा रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे इस चीज का तयन करना है। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपनी के मीटर्स हैं, जिसको देख के हम कंपनी के मुतालिक आइडिया लगाते हैं कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। खैर जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हमने इनकम स्टेटमेंट देखी, मैं आपको बता रहा था कि हमने जो फर्स्ट चीज एनालाइज की वो ये था कि ये कंपनी प्रॉफिट में है, और इट द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट 138 था, इस साल इसका 221 है। इसका मतलब प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, कंपनी प्रोग्रेस भी कर रही है। सेकेंड थिंग विच आई डिस्कवर्ड इन दिस इनकम स्टेटमेंट इज कि ये अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, इनको रेगुलर जो है वो डिविडेंड पे ऑफ कर रहा है। तो इसका मतलब है, इफ आई गेट द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, तो आई हैव द एश्योरिटी कि ये कंपनी मुझे जो है वो रेगुलर इनकम के तौर पे डिविडेंड्स पे ऑफ करेगी। तो इज इट बेटर, इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, और इज इट बैड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा कि मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि मैं इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहा हूँ लोन के ऊपर। तो मैंने लोन लिया हुआ है मार्केट से, लोन लिया हुआ है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी हो रही है मेरे पास, अपने एसेट्स भी की तादाद अच्छी है, और टैक्स भी मैं अच्छा पे ऑफ कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं इन तमाम की तमाम फिगर्स को 2011 की फिगर्स को 2012 से कंपेयर करके तो इनकी परसेंटेजेस मालूम कर सकता हूँ। तो पहले हमारे पास आ गई income statement, and next we will see the balance sheet. बैलेंस शीट को कैसे कंपेयर करें, बैलेंस शीट को कैसे देखें? बैलेंस शीट में भी हमारे पास 2 साल की फिगर्स मौजूद है, 2011 की और 2012 की। आपको पता है कि सबसे पहले हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वी स्टार्ट विद करंट एसेट्स। तो सबसे करंट एसेट जो है वो सबसे लिक्विड एसेट जो है हम उधर से स्टार्ट करते हैं, एंड वी मूव टूवर्ड्स जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर हम लोग नॉन करंट एसेट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे करंट होता है हमारा कैश। तो हमें कैश की कंडीशन नजर आ रही है कि 2011 में वी हैड कैश रिजर्व्स ऑफ 288, एंड इन 2012 इट हैज इंक्रीज्ड टू 363। सो इसका मतलब ये है कि वी हैव इंक्रीज्ड आवर कैपेसिटी, कि हम कैश ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इंक्रीज कर रही हैं। अकाउंट रिसीवेबल हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। दे राउंड अबाउट मोर देन 40% या 35% जो है वो इंक्रीज कर गए हैं। ये 365 और 503 का अगर डिफरेंस देखें तो ये काफी, ये 200 के करीब बन जाता है, राउंड अबाउट 150, राउंड अबाउट 150 बन जाता है।
तो इसके अलावा इन्वेंट्रीज हमने डिक्रीज कर दी हैं और टोटल करंट एसेट्स जो है हमारे वो इंक्रीज कर गए 2011 से 2012 के अंदर। इसी तरीके से अगर हम देखते चलते हैं तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। 2072 की फिगर क्या बता रही है, या तो हमने कोई लैंड परचेज किया है या हमने बिल्डिंग के अंदर उसकी कोई ऐसी मुरम्मत कराई जिसकी वजह से उसकी वर्थ बढ़ गई है, या मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने लैंड या बिल्डिंग कोई नई परचेज की है जिसकी वजह से ये फिगर जो है वो राउंड अबाउट 1903 से चेंज होके 2072 तक चली गई है। प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी हम लोगों ने इक्विपमेंट खरीदी है और जिसमें की वजह से ये फिगर हमें बड़ी नजर आ रही है। 1693 से बढ़कर 1866 में ये कन्वर्ट हो गई। याद रखिएगा कि बिल्डिंग की भी डेप्रिसिएशन होती है और प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी की भी डेप्रिसिएशन होती है और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। इवन के व्हीकल्स की भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तमाम के तमाम जो है फिक्स्ड एसेट्स, तो इसको इन्होंने ऐड किया है टोटल ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट पे और उसके अंदर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दी है। तो इसका मतलब एक एक चीज और वाज़ेह है कि तमाम के तमाम हमारे फिक्स एसेट्स में इजाफा हो रहा है सिवाय हमारी व्हीकल्स के, जो कि 314 से डिक्रीज करके 275 पे पहुंच गई है। तो इसका मतलब है व्हीकल्स के अंदर डिक्रीज हुआ है, या तो हमने कोई व्हीकल बेची है या तो डेप्रिसिएशन जब हमने सॉरी हम डेप्रिसिएशन बाद में चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमने कोई या तो व्हीकल डिस्कार्ड कर दी है या तो हमने इसको सेल आउट कर दिया। तो दिस वाज द बैलेंस शीट और हमें टोटल एसेट्स का पता चल गया कि हम लोगों ने टोटल एसेट्स हमारे इंक्रीज कर गए 3270 से 3597, यानी कि राउंड अबाउट 3600 के करीब जो है हमारा फिक्स एसेट्स पहुंच गए हैं। सॉरी टोटल एसेट्स की अमाउंट पहुंच गई है। इसके अलावा जब हम देखते हैं अपनी बैलेंस शीट की अदर साइड पे लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी साइड पे, तो हमें अकाउंट्स पेबल नजर आते हैं। अकाउंट्स पेबल हैव आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 270 टू 382 और नोट्स पेबल भी हमारे डिक्रीज कर गए, दैट्स अ गुड साइन। और एक्रूवल जो है हमारे एक्रूवल जो है हमारे 114 था। सॉरी कहाँ चले गए जी। एक्रूवल्स 114 से डिक्रीज करके 159 पे आ गए हैं, लेकिन टोटल लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज कर गई हैं 483 से 620। और लॉन्ग टर्म डेब्ट जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने इंटरेस्ट की अमाउंट देखते साथ ही आइडिया लगा लिया था कि कंपनी ने कोई ना कुछ लोन की अमाउंट ली है जिसकी वजह से इनकी पेमेंट जो है वो लोन की या इंटरेस्ट की जो है पेमेंट वो ज्यादा हो गई है। तो 967 से इंक्रीज करके 1043 पे लॉन्ग टर्म डेट्स की अमाउंट चली गई है। टोटल लायबिलिटीज हैव आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 1450 टू 1643। अच्छा, ये एक जनरल सी जो है मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि और आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दीज फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में दी गई है। तो हमने इन फिगर से ही मतलब निकालना है। खैर लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ऑनर इक्विटी सेक्शन। ऑनर इक्विटी सेक्शन में फर्स्ट वी हैव प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होते हैं? आई नो कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का डिफरेंस का मालूम है। प्रेफर्ड स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो कि जिसके अंदर ऑनरशिप का राइट नहीं होता, दे डोंट हैव द राइट टू वोट। और जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको जब भी कंपनी प्रॉफिट लेती है तो उनको सबसे पहले उनका शेयर दिया जाता है 5%। यहाँ पे जिस तरीके से हमें पता है कि 5% के हिसाब से दिया जा रहा है, तो 5% उनको सबसे पहले पे ऑफ किया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी कॉमन स्टॉक होल्डर्स की, और उनको फिर जो बच जाएगा डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट अगर बच जाएगा तो फिर उनको पेमेंट की जाएगी कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। और यहाँ पे हमें फिगर बताई गई है 100 पार वैल्यू है जी शेयर की और 2000 शेयर्स ऑथराइज्ड एंड इश्यूज हैं। हम लोग ये कंपनी ऑथराइज्ड है 2000 शेयर्स की
कि 2000 तक जो है ये शेयर जो है वो इशू कर सकती है, और ऑथराइज है 2000 शेयर की मैक्सिमम प्रेफर्ड स्टॉक की, और उसने इशू भी किए हुए हैं। तो ये अमाउंट जो है वो ट्रिपल जीरोस में है। तो हमें पता चल गया कि ये 2000 शेयर्स ही इन्होंने इशू किए हुए हैं। और उसके बाद कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक की वैल्यू है जी 2.5, और ₹2.5 का $2.5 का शेयर है, 1 लाख शेयर ऑथराइज्ड है। और शेयर इशू एंड outstanding in 2012 is at 76,262, और 2011 में थे 76,244। इसका मतलब है थोड़े से शेयर, यानी कि 20-40 के शेयर 20 शेयर जो है, 20-22 शेयर जो है इन्होंने इस कंपनी ने और इशू किए हैं। लेकिन ये अमाउंट शायद जी इतनी ही अमाउंट है 76,000। तो सिर्फ 20 शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, और ₹2.5 के हिसाब से इसकी कॉमन स्टॉक की वैल्यू थी। और उसके बाद नेक्स्ट फिगर जो हमारे पास आती है वो पेड इन कैपिटल की है। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ऑन कॉमन स्टॉक। इसका मतलब ये है कि आपका जो शेयर की वैल्यू है ₹2.5 नहीं थी, ₹2.5 से ज्यादा आपको जितनी अमाउंट आई है उस शेयर की के ऊपर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनीज़ क्योंकि जब प्रॉफ़िट में होती हैं, तो वो अपने शेयर्स इश्यू करती हैं दोबारा से। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का तो पता होगा, आईपीओ का भी पता होगा। प्राइमरी मार्केट ये है कि सबसे पहले जब कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में इश्यू करती है। और जब मार्केट में शेयर्स फ्लोट किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं, तो वो डायरेक्टली उसका जो रेवेन्यू है वो कंपनी को जाता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी मार्केट है, दैट इज उसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि सपोज मेरे पास शेयर्स हैं, और मेरी तरह आपके पास भी शेयर्स हैं, तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय शेयर्स और यू वांट टू बाय सम शेयर्स। तो जो सेकेंडरी ट्रेड है, जो कि लोग आपस के अंदर ट्रेड करते हैं सेल एंड परचेज की, तो ऑफ शेयर्स की, तो वो टेक प्लेस इन स्टॉक एक्सचेंज। और उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सेलिंग और परचेजिंग होती है, उसका डायरेक्टली फायदा कोई भी किसी भी कंपनी को नहीं होता, क्योंकि कंपनी वो शेयर्स पहले से ही सेल आउट कर चुकी होती है। उस और आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जो पहली दफा अपने शेयर्स लॉन्च करेगी, सेल करेगी, दैट इज नोन एज आईपीओ। अब इस कंपनी ने 2012 के अंदर 76,262 शेयर्स जो है वो इशू किए हुए हैं। अब अगर इसके पास अब लिमिट है 1 लाख शेयर्स की, अब राउंड अबाउट इसके पास 23,700 के करीब जो है इसके पास शेयर्स रहते हैं, जो कि ये इशू कर सकती है और कैपिटल जनरेट कर सकती है। लेकिन ये कंपनी नहीं इन शेयर्स को इशू कर रही। तो क्या होगा अगर ये कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, तो दैट विल बी इन द प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग होगी। तो जो रिटेन्ड अर्निंग है, ये रिटेन्ड अर्निंग जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पैसे देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद जो अमाउंट उनके पास रिमेनिंग बच जाती है, दैट गोज टू रिटेन्ड अर्निंग, और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाती है। और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी हमें नजर आ रही है, टोटल लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी भी हमें नजर आ रही है। इट्स अ कॉमन फैक्ट, हमें इस चीज का पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, तो दोनों साइडें तब जाके बैलेंस होती है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू आपका कि आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर फिगर जो है वो किस तरीके से आती हैं। और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती। लैंड के ऊपर जो एक्सटेंशंस बनाई होती है, सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन होती है, और लैंड को आप डेप्रिसिएट नहीं करते। अ, अब जो है हम मूव ऑन करते हैं स्लाइड्स की तरफ, दूसरी स्लाइड्स की तरफ। ये था एक ओवरव्यू हमारी बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट का। और इसके बाद एक चले मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ।
और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम वी विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि हम जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मद्देनजर रखते हुए कैसे हम एनालिसिस करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिकॉन्साइल्स द नेट इनकम अर्न ड्यूरिंग अ गिवन ईयर एंड एनी कैश डिविडेंड पेड। जी आपने जो कि कोई डिविडेंड पे ऑफ की है या आपकी नेट इनकम है, with the change in retained earning becomes between the start and the end of the year, कि आपके साल की जो रिटेन अर्निंग पिछले साल की पड़ी हुई थी और इस साल जो आपकी रिटेन अर्निंग है उसमें कितना इजाफा या कमी वाक़या हुई है। अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो आपकी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, अगर आपको लॉस हुआ है तो शायद आपकी रिटेन अर्निंग में से आपको पैसे इस्तेमाल करने पड़े। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे सामने है 31 दिसंबर 2012। इसको देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जनवरी 1 2012 को हमारी रिटेन अर्निंग थी 1012। इसमें इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो 231 का है। हमने सिंपली उसको ऐड किया है टोटल प्रॉफिट को, और इसमें से जो हमने प्रेफर्ड स्टॉक कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जो टोटल डिविडेंड पे ऑफ किया है वो था 108 का, हमने उसको माइनस किया तो हमें पता चला कि हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो इंक्रीज कर गई है। और वो इंक्रीज कितने से की है, दैट हैज इंक्रीज्ड अप टू 1135। और 1135 में से जब हम माइनस करेंगे 1012 को तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ जाता है 123 का। तो $123 का इंक्रीज हुआ है हमारी रिटेन अर्निंग को के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा आसान सी है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट आपको देखते साथ ही आप एनालाइज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली फिगर्स देखिए आपने और लेमैन भी बड़े आराम से आइडिया लगा सकता है कि लास्ट ईयर की रिटेन अर्निंग आपकी 1012 थी और इस ईयर की अर्निंग आपकी 1135 है। इसका मतलब है रिटेन अर्निंग में इजाफा हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दूसरी फैक्ट ये है कि आपने प्रॉफिट शेयर भी की है। तो वो शेयरिंग की आपने क्या की है, $10 आपने अपने प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं और $98 आपने अपने कॉमन शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं। इसका मतलब है दो टाइप के जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने उनका प्रॉफिट में से शेयर दे दिया है, और उसके अलावा भी आपके पास पैसे बच गए जिसकी वजह से आपके पास आपकी रिटेन अर्निंग इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा, आप डिसीजन ये कंपनी का होता है कि वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे या वो तमाम का तमाम प्रॉफिट अपनी रिटेन अर्निंग में लेके चला जाए। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो आप एक साल रोक सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड आपको इकट्ठा देना पड़ता है। और जो प्रेफर्ड स्टॉक का जो डिविडेंड है दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड और उनको फिक्स्ड प्रोपोर्शन से दिया जाता है। लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जितना प्रॉफिट मर्जी हो आपका, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस साल इनको इतना प्रॉफिट हम शेयर करेंगे और इस साल अगर हम हमें नहीं जरूरत शेयर करने की तो हम ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दीज आर द एक्चुअल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। और मालिक को अगर फायदा होगा, इफ दे डिसाइड कि वो प्रॉफिट में से शेयर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, ना लेना चाहे तो ये उनकी अपनी मर्जी है। तो